हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 और उसका पार्ट 2 हम आपके पास लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम जिस चैप्टर को ले रहे हैं वो है विद्रोही और राज, यानी कि रेबल्स एंड राज। तो ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज का जो ये वीडियो है, इसमें बोर्ड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए 10 महत्वपूर्ण सवाल हम आपके पास लेके आएंगे। तो देखते रहिए वीडियो को। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के गांवों के लोगों को संगठित कर विद्रोह किसने किया, यानी कि हु रिवॉल्टेड बाय मोबिलाइजिंग द पीपल ऑफ द विलेज ऑफ बड़ौत परगना इन उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए है शाहमल, बी है सूरजमल, सी है कुंवर सिंह और डी है गोनू। तो आपको बताना है कि ABCD में से वो कौन थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के गांव के लोगों को संगठित किया और 1857 के विद्रोह में भाग लिया। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए शाहमल। तो यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि ये शाहमल जी हैं जिन्होंने ये आज़ादी की लड़ाई, पहली जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चिन्हाट के संघर्ष की अगुवाई करने वाले डैश थे, यानी कि आपको उनका नाम बताना है जिन्होंने चिन्हाट के संघर्ष की अगुवाई की थी। डैश हु लेड द स्ट्रगल ऑफ चिन्हाट। तो ऑप्शन ए है शामल, बी है मौलवी अहमदुल्ला शाह, सी है बिरसा मुंडा और डी है गोनू। तो आपको बताना है कि चिन्हाट का संघर्ष शामल ने किया, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया, बिरसा मुंडा ने किया या गोनू ने किया। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो यहाँ चित्र में आपको मौलवी जी दिखाए गए हैं। तो इन्होंने चिन्हाट के संघर्ष की अगुवाई की थी और वहाँ के लोगों को जागरूक किया था अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, चिकने कारतूसों को इस्तेमाल करने वाले इनफील्ड राइफल्स लाकर सेना का आधुनिकीकरण करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि हु वाज द गवर्नर जनरल टू मोबिलाइज द आर्मी बाय ब्रिंगिंग एनफील्ड राइफल्स यूजिंग स्मूथ कार्ट्रिज। तो ऑप्शन ए है हेनरी हॉर्डिंग, बी है क्लामेंकी कैनिंग और सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है जेम्स ब्रूस। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन थे जिन्होंने फील्ड राइफल्स का इस्तेमाल करवाया सेना को, उस समय की जो अंग्रेज सेना थी, और उनके अंदर ही वो चिकने कारतूस थे जिनके बारे में अफवाहें फैली थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। तो वो कौन थे? तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए हेनरी हॉर्डिंग। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे हेनरी हॉर्डिंग का चित्र दिखाया गया है। ये जो है उस समय गवर्नर जनरल थे जिन्होंने एनफील्ड राइफल्स को अपनी सेना में शामिल किया और इन राइफल्स के अंदर चिकने कारतूसों का इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1857 का विद्रोह शुरू होने से पहले क्या अफवाह फैली थी? पहला जो है अफवाह है गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस, और दूसरा है बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलाया गया था। What rumor had spread before the revolt of 1857 started? First one is cow and pig fat cartridge, और second one is sawdust of cow and pig bones was added to the flour found in the markets. तो ऑप्शन ए है 1 सही है, यानी कि 1 इज करेक्ट। ऑप्शन बी है 2 सही है, यानी कि 2 इज करेक्ट। ऑप्शन सी है दोनों सही हैं, यानी कि बोथ आर करेक्ट। और डी है दोनों गलत हैं, यानी कि बोथ आर रॉन्ग। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जवाब सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कि दोनों ही सही हैं। यानी कि उस समय ये अफवाह फैली थी कि सेना को तो इस तरह से उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है कि कारतूस जो इनफील्ड राइफल्स जो कि इस चित्र में दिखाई गई हैं, जो नई राइफलें आई थी जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने देखा, तो इन राइफलों के अंदर जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे वो चिकने कारतूस होते थे, और ऐसी अफवाह फैली थी कि इन पे गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है और इनको मुंह से खोलना पड़ता है इस्तेमाल करने के लिए। इसी वजह से कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाए और उन्हें ईसाई बना दिया जाए, तो ये कारनामा किया गया है। साथ ही साथ जो आम जनता है, क्योंकि सिपाहियों का तो कारतूसों से वास्ता पड़ता है, लेकिन आम जनता के लिए जो है उन्होंने क्या किया कि बाज़ार में जो आटा मिलता था उसमें गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलाया गया। तो इस तरह की ये दोनों ही अफवाहें जो हैं उस समय फैली हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गांव से दूसरे गांव तक क्रांति का संदेश कैसे पहुंचाया जाता था? यानी कि हाउ वाज द मैसेज ऑफ रेवोल्यूशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन विलेज टू अनदर? तो ऑप्शन ए है गांव पंचायत की सभा बुलाकर, यानी कि कॉलिंग ए मीटिंग ऑफ विलेज पंचायत। बी है पर्चे बांटकर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिंग लीफलेट्स। सी है कमल और रोटी पहुंचाकर, यानी कि विद लोटस एंड ब्रेड। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जवाब सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कमल और रोटी पहुंचाकर। तो एक टोकरी के अंदर रोटी रखकर और कमल जो है वो एक गांव के चौकीदार को दिया जाता था और उससे कहा जाता था कि सिर्फ एक रोटी के साथ 5 और रोटियां मिलाकर आगे के गांवों तक वो पहुंचाए। तो इस प्रकार से जो है मतलब एक श्रृंखला बनाई गई कि अगर क्रांति की तिथि वगैरह और जो मैसेज था क्रांति के नेताओं द्वारा दिया गया वो एक गांव से दूसरे गांव तक सभी के पास पहुंचाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में पश्चिमी विचारों, शिक्षा और संस्थाओं के जरिए भारतीय समाज को तथाकथित रूप से सुधारने का प्रयास किया गया? यानी कि अंडर द लीडरशिप ऑफ विच गवर्नर जनरल डिड ही ट्राई टू इम्प्रूव इंडियन सोसाइटी थ्रू वेस्टर्न आइडियाज, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, बी है जॉन एडम, सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और डी है चार्ल्स मेटकाफ। तो आपको बताना है कि वो कौन से गवर्नर जनरल थे जो ये चाहते थे कि भारतीय समाज जो है उसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है और वो तभी सुधर सकता है कि अगर इनके अंदर पश्चिमी विचारों से इनको और शिक्षा और संस्थाओं से परिचित कराया जाए, यानी पे इनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो इस सोच वाले कौन से गवर्नर जनरल थे? तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो यहाँ चित्र में दिखाए गए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिनकी ये सोच थी कि भारतीय काफ़ी पिछड़े हुए हैं और यहाँ की परंपराएं जो हैं वो काफ़ी पुरातनीय हैं और इनको आधुनिकीकरण अगर इनको करना है, सभ्य बनाना है कथित रूप से उनकी नज़रों के हिसाब से, उनके विचार के हिसाब से, तो उसके लिए पश्चिम विचारों पर और पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी संस्थाओं का जो है सहयोग लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम बनाकर विधवा विवाह को कब मान्यता दी गई? When was widow marriage recognized by creating Hindu Widow Marriage Act? तो ऑप्शन ए है 1829 यानी कि 1829, बी है 1850 यानी कि 1850, सी है 1856 यानी कि 1856 और डी है 1857 यानी कि 1857। तो आपको बताना है कि वो कौन सा वर्ष था जिसमें हिंदू विधवा विवाह अधिनियम लाया गया। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 1856। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं 16 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह के कानून जो लाया गया, जिसमें विधवा जो कन्याएं होती थी जिनके पति की मृत्यु हो जाती है उनका दोबारा से विवाह कराने का प्रावधान किया गया। पहले जो है समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर विधवाओं का विवाह का प्रचलन नहीं था और इस विवाह को कानूनी मान्यता दी गई।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सती प्रथा को कानून बनाकर कब खत्म किया गया, यानी कि व्हेन वाज सती प्रथा एबॉलिश्ड बाय मेकिंग लॉज। ऑप्शन ए 1828 यानी कि 1828, बी है 1829 यानी कि 1829, सी है 1830 यानी कि 1830 और डी है 1856 यानी कि 1856। तो आपको बताना है मानवीय प्रथा को कब खत्म किया गया, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 1829। तो 1829 में राजा राम मोहन राय जो कि बहुत बड़े समाज सेवक हुए हैं, उनके अथक प्रयासों की वजह से सती प्रथा को कानून बनाकर ख़त्म किया गया। आइए इस चार्ट की मदद से कुछ प्रमुख ब्रिटिश कालीन कानूनों के बारे में देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में आया था। उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर जनरल थे। तो और ये जो है ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित करने के लिए बनाया गया था। चार्टर एक्ट जो है वो 1813 में आया। उस समय लॉर्ड मिंटो जनरल थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार संबंधी जो एकाधिकार था, वो एकाधिकार इस कानून के द्वारा 1813 के द्वारा में जो आया था चार्टर्ड एक्ट, उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया, यानी कि और भी ब्रिटेन की कंपनियां भारत के साथ व्यापार में भाग ले सकती थी, ऐसा प्रावधान किया गया। और सती प्रथा जैसा कि इस प्रश्न का है विषय भी, इसको 1829 में जब विलियम बेंटिंग जो गवर्नर जनरल थे वो उन्होंने काल में ये कानून लाया गया और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से इस पर रोक लगाई गई। इसी तरह से 1833 में निषेध कानून चार्टर एक्ट लाया गया। उस समय भी विलियम बेंटिंग ही गवर्नर जनरल थे। तो ये जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाने के लिए लाया गया था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जैसा कि पिछले प्रश्न में जो प्रश्न आया था, ये 1856 में लाया गया और उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे और इसमें विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की गई। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस जो है ये 1858 में लाया गया। उस समय भी लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे और इसमें जो है इस कानून के द्वारा, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के शासन के अधिकार क्षेत्र में ले जाया गया। और मार्ले मिंटो सुधार एक्ट जो है ये 1909 में आए थे। उस समय जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उस समय लॉर्ड मिंटो थे गवर्नर जनरल और ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ है, जिसके द्वारा जो है अलग अलग धर्मों के लोगों को अलग निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम जो है ये 1919 में आया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, जैसा कि नाम में भी है उनका, और ये प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था ला रहा था। यानी कि द्वैत शासन का मतलब है देसी राजा भी राज्य करेंगे और साथ ही जो है ब्रिटिश अधिकारी भी उसके शासन को संभालेंगे। तो ये द्वैत शासन व्यवस्था जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा लाई गई। शारदा कानून जो है ये परिवर्तनकारी कानून है। 1929 में ये लाया गया था। उस टाइम लॉर्ड इरविन जनरल थे और इसमें लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित की गई। यानी कि बाल विवाह को रोकने का एक नया प्रयास जो है इस अधिनियम के द्वारा लाया गया। गवर्नमेंट एक्ट है जो 1935 में लाया गया। उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन थे और ये प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए लाया गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश डैश और डैश रियासतों को दत्तकता का मतलब पुत्र गोद लेने का जो भारतीय प्राचीन परंपरा है, उस दत्तकता को अवैध घोषित करके कि इन 3 कौन सी रियासतों पे कब्जा किया गया। यानी कि द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ डैश डैश एंड डैश टुक पोजीशन बाय डिक्लेयरिंग देयर एडॉप्टेशन इलीगल। तो ऑप्शन ए है झांसी नागपुर सतारा, बी है अवध कानपुर पंजाब, सी है बंगाल शोलापुर आरा
और डी है मेरठ, जयपुर, आगरा। तो आपको बताना है कि ABCD में से वो कौन से रियासतें थी जिनको जो है दत्तकता के अधिकार यानी कि उत्तराधिकार को चुनौती देकर उसको अवैध घोषित करके इन रियासतों को अंग्रेजी शासन में शामिल कर लिया गया। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि झांसी, नागपुर और सतारा। तो यहाँ पर देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं कि झांसी जो है ये उत्तर प्रदेश में, यहाँ जो मध्य प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश का ये विभाग घुस रहा है, अंदर को घुमा हुआ है। तो इस तरह का ये जो भाग है, इस यहाँ पर ये झांसी है, और ये झांसी जो है बुंदेलखंड के एरिया में, उत्तर प्रदेश का जो भाग बुंदेलखंड कहलाता है उसमें आता है। जैसा कि कविता में भी कहा गया है बुंदे लहर बोलो के, तो ये बुंदेलखंड का इलाका है। और दूसरा जो है नागपुर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, जो भारत के मध्य भाग में है। और सतारा जो है ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर ये देखिए, आपको महाराष्ट्र में ये सतारा डिस्ट्रिक्ट जो है, सतारा रियासत दिखाई गई है। तो अगला क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल की नीति थी? यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज द पॉलिसी ऑफ विच गवर्नर जनरल। आपको बता दें कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है हड़प नीति भी कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन है हेनरी हॉर्डिंग, बी है क्लेमेंकी कैनिंग, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है जेम्स ब्रूस। तो आपको बताना है कि इन चारों गवर्नर जनरलों में से वो कौन थे जिनके साथ ये पॉलिसी जुड़ी हुई है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति के लिए मशहूर हैं। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हो सके जितना भी हो आपको इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।